पाथ पे तो कैसा बन गया रोटेशनल हो गया। और अगर इधर उधर भाग रहा है एक ही पोजीशन पे रहा हूं तो कैसा हो गया? बताइए को पेंडुलम क्लॉक का कैसा होता है? पेंडुलम क्लॉक देखा है? ऐसा क्लॉक जिसमें क्या एक हैंड होता है, वो क्या करता रहता था? ये। तो कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। हमें समझ आ गया ऑसिलेटरी मोशन है। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और छक्का लग गया, 6 रन के लिए बॉल चलेगी, कैसा मोशन है? कैसा है? ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ। जैसे पैराबोलिक भी हो सकता है। अगर सर्कल में तो सर्कुलर में तो क्या होता है? बिल्कुल कांस्टेंट होता है रेडियस। और पैराबोलिक में क्या होता है? इसको पैरेलल आर्क कहते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्वेचर ज्यादा या फिर क्या हो सकता है? कम हो सकता है। देखो सर्कुलर पाथ में तो सब जगह को रेडियस कैसा मिलेगा? त्रिज्या कैसी मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन अगर ये कर्वेचर बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या ये सर्कुलर है? ये पैराबोलिक पाथ है, इसको पैरेलल आर्क कहते हैं, जिसको कर्व पाथ। दोनों कर्व पाथ है, ये भी कर्व पाथ है और ये भी कर्व पाथ है। और देखिए कर्व पाथ हमेशा स्ट्रेट से बनता है। अगर ए से बी पे जाना होता, अगर ए से बी तक ही जाना होता तो एक ही होता। अगर दो पॉइंट है, दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन का सीधी दूरी तय करनी है, तो फिर तो आप डिस्प्लेसमेंट कहें या फिर डिस्टेंस कहें, यानी कि दूरी कहें या फिर विस्थापन कहें, ऐसा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कैसा सिचुएशन है। ठीक है, समझ आ गए? ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा इसमें फिर हम पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब वेग में और चाल में क्या अंतर है? पहले तो चाल बताओ। चाल ये होता है कि आप देखिए, मान लीजिए घर से आप अपनी कोचिंग तक आ रहे हैं, आप कोई साइकिल से आ रहे हैं, आप एक दिन बाइक से आ रहे हैं, एक दिन पैदल आ रहे हैं, या तीनों में समान टाइम लगेगा? तो इसका मतलब टाइम तो अलग अलग है। अगर आप बाइक से आए, तीनों के इसके फॉर्मूले बन गए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जो भी इस पे कोई क्वेश्चन आएगा उसमें तीन ही संभावनाएं बन सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। या अगर एवरेज स्पीड पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो या तो डिस्टेंसेज और टाइम इंटरवल दिए होंगे, या आपको स्पीड और टाइम दिया होगा, या आपको डिस्टेंस और क्या दिया होगा? स्पीड दिया होगा, स्पीड दिया होगा। अच्छा, अब इसको हम इसमें डिवाइड कर अब बनाएंगे। यहाँ तक हटाते बच्चों, सबको क्लियर हो गया? अच्छा, ये हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चल जाएगा इतना इस तरीके से। तो हमने यहाँ एवरेज निकाल के देखा कौन से केसेस में अलग है। ठीक है, तो पहले हमने एक ही क्वेश्चन लिया, अगर वो स्पीड दोनों की सेम है, आधी जर्नी का स्पीड है आधी, ये भी हाफ ऑफ जर्नी है, और ये हाफ ऑफ टाइम में ट्रेवल जर्नी है, यानी कि पहले इक्वल टाइम में आधे घंटे की, अगले आधे घंटे की, दोनों टाइम की जर्नी है। दोनों टाइम में ये हमने क्या किया बच्चों? सॉल्व करने के बाद कितना आंसर है? 50 है। तो बच्चों अगर 40 और 60 है और आपको एवरेज निकालना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दें। इसमें जरूरी ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द गिवन पैरामीटर्स इसको क्या करें? कैलकुलेट सॉल्व करें। बोलो, सबको समझ आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों इसमें? चलो क्वेश्चन नोट करें, और नोट करने के बाद फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसी मेथड पर। If a body travels 1/3 of 60/11, बोलो ये आता है कितने बच्चों का ये है? और इसको अपने सॉल्व करने के बाद बोलो कितना है? 180/11, 180/11। ये आना चाहिए, ये किलोमीटर्स पर। अब देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं एवरेज निकालना। जब एवरेज निकालते हैं तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एवरेज। और ये बिना एक्सीलरेशन वाले मोशन है, विदाउट एक्सीलरेशन वाले बच्चों, इसमें कहीं एक्सीलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है, बॉडी सीधी ट्रैवल करती है। एक साथ दो कोऑर्डिनेट बनते हैं। ये तो जानते हो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जो किसी भी पार्टिकल की क्या बताते हैं? पोजीशन। कितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं? तीन अक्षांश होते हैं, तो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरा वाई, दूसरे को जेड कहते हैं ना। और यहाँ से बच्चों ये तीन कोऑर्डिनेट्स, एक्स का मतलब होता है इट्स द डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस,
y का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग y एक्सिस, z का मतलब होता है अलोंग z। तीन अलग अलग एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि बॉडी x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है, तो यहाँ से x एक्सिस के अलोंग बॉडी अगर जा रही है तो उसको हम कहेंगे वो वन डायमेंशनल मोशन। या बॉडी y एक्सिस के अलोंग जा रही है तब भी वन डायमेंशनल मोशन है, z एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है भी कैसी है। और अगर बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में ट्रेवल करे, क्या ऐसा पॉसिबल है दो डायरेक्शन में एक साथ बॉडी ट्रेवल कर सकती है? कर सकती है। देखो हम एग्जांपल देते बताते हैं। पहला एग्जांपल तो बताया हमने जिसको 1D मोशन हमने कहा। 1D मोशन में कोई भी बॉडी कैसे ट्रेवल करती है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल, home to school, and comes back with speed, 40 kilometers per hour, comes back with speed 40 kilometers per hour, right? Find average speed, find average speed, एवरेज स्पीड। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? कोई विद्यार्थी घर से स्कूल तक कैसे जाता है? कितनी स्पीड से जाता है, कितनी चाल से जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और वापस कितने चाल से आता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। और उसका औसत चाल क्या बतानी है हमें? औसत चाल। अंग्रेजी वाला समझ आ गया बच्चों? इंग्लिश को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हिंदी में। ऐसे औसत बताइए कितना आंसर है। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया आपने? x। और जाने की जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। और वापस आने की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए इसमें क्या क्या गिवन है? टाइम गिवन टू यू, क्या समय दे रखा है? क्या क्या दे रखा है? और डिस्टेंस और चाल। अब डिस्टेंस और चाल वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये थर्ड वाला। इसमें समय की जरूरत ही नहीं है, तो डिस्टेंस और चाल वाला होगा। और ये तो 3 हिस्सों वाला, तो इसमें कितने पार्ट्स वाला लगेगा? कितने हिस्सों वाला लगेगा? 2 पार्ट्स वाला। जर्नी कितने हिस्सों में, पूरी यात्रा कितने हिस्सों में बांट रखी है? 2 हिस्सों में रखी है। तो बताओ पहले वाले में कितना हो जाएगा? V एवरेज इज इक्वल टू V average S1 plus S2, S1 बताओ X, S2 बताओ X। ऐसा तो नहीं कि जब गए थे जब तो डिस्टेंस X था और जब वापस आए तो घर दूर कहीं गायब हो गए। घर भी वही रहेगा, स्कूल भी वही रहेगा, तो दोनों के बीच की दूरी भी सेम रहेगी। और बच्चों पहले वाला कितना है? X अपॉन 20। दूसरा कितना है? X अपॉन 40। ये हमें सॉल्व, ये सॉल्व करना। 40 आगे सर 40 किलोमीटर पर आवर। 40 कैसा है? ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ से x ले लीजिए 80 और इसमें 40 आ जाएगा। जरूरत ही नहीं है तक जाने की, 40 से बात बन जाएगी। यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, x से x कट गया। और ये कितना आ गया? 4 × 40 अपॉन 3, 120 अपॉन 3। कितना? 40। 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 80 अपॉन 3। बिल्कुल ठीक। ut minus half gt² और v² = u² - 2g। ये अपवर्ड्स के लिए है और ये किधर है? डाउनवर्ड्स। ये इक्वेशन है, सब बच्चे जल्दी से नोट करें और इसके बाद इसको क्या करना है? लर्न करना है। जब आप लर्न कर लेंगे तब इसको आगे हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब किसके लिए है? फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मोशन कैसे होता है उसी के लिए फॉर्मूला। जल्दी से लिखें और इसको लर्न करें। 1/i - 1
Then the complex number is क्या है वो, इसका अल्टरनेट दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ -1 अपॉन i -1, सेकेंड पार्ट 1 अपॉन i + 1, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -1 अपॉन i + 1, और फोर्थ पार्ट है बेटा इसका 1 अपॉन i -1। करेगा कोई क्वेश्चन आप में से? डू इट, जो कर सकते हैं वो ट्राई करें, और जो नहीं कर सकते वो यहाँ देखें बोर्ड पे। द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया हुआ कॉन्जुगेट का मीनिंग मैंने आपको कल समझाया था। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया हुआ है, लेट अस सपोज a + i भी, सो z बार करके जो लिखते थे आप, वो क्या कहलाता था उसका? साइन चेंज कर देते थे, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कहलाता था। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं बेटा, जो कर रहे हैं अपने आप प्लीज ट्राई करें, जो कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखें द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z सपोज कर लेता हूं। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर? कॉन्जुगेट नंबर दे रखा है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया, इसको कॉन्जुगेट दिया। इट मींस आपको गिवन है z बार की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? i - ये दे रखा, और इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है? z की वैल्यू। नॉर्मली z देता था तो z बार निकालते थे आप, अब की बार z बार दे दिया। हां जी बोलो सर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 7 है। थर्ड है। देखो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं सर, जस्ट आओ जी। तो यहाँ पर जरा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या करेंगे बोलो? रेशनलाइज कर लेते हैं। i + 1 से पार्ट में दिया हुआ है AD + BC, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आपको AD - BC, थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको AB - CD, और लास्ट फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है none of these। क्या करें बोलो? बताएगा कोई? क्या मीनिंग है इस बात का? अल्फा = a की तरह क्या मीनिंग है? बोलो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा यहाँ पर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z ना कह करके z1 और z2 ना कह करके उसने नाम उसका चेंज कर दिया, बस अल्फा और बीटा चेंज कर दिया, और कोई फर्क चेंज नहीं है। इट मींस अल्फा का मीनिंग यहाँ पर आपके लिए है बेटा a + i। इसी तरीके से बीटा का मीनिंग क्या है आपके पास? बीटा = गिवन है आपको c + i। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, कॉम्पिटिशन में अक्सर इस तरह से लिखे हुए आते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है इस ईयर, उसमें लिया मैंने। देन कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा कह रहा है एक साथ, तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। यहां पर अल्फा बीटा में कॉमन नहीं लग रहा होगा, ये अल्फा बीटा कॉमन अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा की प्रोडक्ट कर लीजिए आप, a + ib, और इनटू क्या होगा बेटा? c + id। नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मली करते हैं आप। सो a की रियल पार्ट के रियल पार्ट के साथ। हां ऐसा कहते थे, नहीं इसमें तो पूरा करना पड़ेगा। रियल की रियल से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? ac फिर a की इसके साथ करेंगे तो i * ad + i * bc + i² bd। i² की वैल्यू रख लेंगे, और इन दोनों में से i को आप कॉमन ले लेंगे। i² की वैल्यू जब यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, ये है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल a प्लस b का होल स्क्वायर नॉर्मली तो दिया, डोंट वरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस यहां पर भी नॉर्मल होल स्क्वायर करिएगा, इसको a और b सपोज करके बेटा, सो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू द पावर प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई, a और b को एक साथ लिख रहा हूं मैं ab और इनटू ओमेगा और इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब, ठीक है, सिर्फ सीधा फार्मूला अप्लाई किया। यहां पर भी सिंपली फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 a का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बेटा ऐसे क्या लिखो,
अरे इसको a और इसको b, ये इसको x, ये इसको y सपोज करके पहले x स्क्वायर आता है, so x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस सेकंड का बेटा b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सिर्फ ये फार्मूला यूज किया आपने a + b का होल स्क्वायर। फर्स्ट इन स्टेप को एज इट इज लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस बेटा। देखिए यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है और ये आ रहा है आपके पास b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों के स्टेप को जब लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर देखिए क्यूब वाले जहां पर भी आ रहे हैं उन सबको भी एक साथ लिख लेते हैं। क्यूब वाले कहां पर है हमारे पास? ये रहा और ये रहा। नहीं भी लिखना चाहते तब भी काम चलेगा क्योंकि आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू को डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। जब यहां पर ओमेगा क्यूब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये और ये भी क्या रहेगा? 2ab और 2ab को क्या कह सकते हैं? 4ab। डायरेक्ट लिख दूं? डाउट तो नहीं? नो सर। ये पूरा सो करके दिखाऊं? ना सर। तो प्लस ये वाला स्टेप और इस वाले स्टेप में आपने ओमेगा क्यूब की वैल्यू को रख दिया तो ये हो गया कितना बेटा? 4ab। ठीक है? क्या रहा अब आपके पास? एक स्टेप ये रह गया और एक स्टेप ये तो रह गया। बाकी सब देखो अंडर मार्क कर दिया मैंने। ये तो पहले ही नोट कर लिया था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 ही स्टेप तो रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। सो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बेटा? ओमेगा की पावर 4 कॉमन आ रही है। सो a स्क्वायर प्लस बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो? क्लियर है? देखना बेटा 4ab और 2ab मिलाकर के क्या 6ab नहीं लिख सकते? चलिए 6ab को तो अलग कर देते हैं बिल्कुल। प्लस फर्स्ट ये वाला स्टेप लिखता हूं मैं a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख लिया मैंने क्योंकि निकल के चला जाएगी। फिर यहाँ पर इस वाले स्टेप को नोट कर लिया ओमेगा स्क्वायर और इनटू बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या रहा मेरे पास? ये लास्ट स्टेप रहा। मेरा सा इसको समझने की कोशिश करना। ओमेगा की पावर 4 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा। और जब ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा लिख सकते हैं तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या होती है? 1। सो इट मींस 1 इनटू ओमेगा और यू कैन से बेटा ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की पावर 4 रखा हुआ उसको हम क्या कह सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रहा बेटा और इनटू ओमेगा। लास्ट वाले 3 स्टेप्स को इन तीनों को एक साथ लेंगे हम। इन तीनों में कुछ चीज मुझे कॉमन नजर आ रही है। a स्क्वायर प्लस चलिए 6ab को यहीं पे रहने देते हैं आप प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन लिया क्या रहा बेटा? 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा चेंज करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी वैल्यू को यहाँ पर 0 रखेंगे। 6ab प्लस बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 0 इट मींस यू विल गेट हियर 6ab और देखो कहां पे आंसर आ रहा है 6ab। ठीक है? गुड। फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। therefore f omega is equal to 0 it means b part is correct। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ कर दूं फिर इसको रख कर दूं क्या? ये हो गया उधर कर देता हूं। प्लस ib इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस iy डिवाइडेड बाय x माइनस iy into x minus iy divided by x plus iy ब्रैकेट में रख लीजिए। राइट साइड तो शायद कैंसिल होकर के बना गया देखो और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लें या यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लें आप a plus b और a minus b क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर minus i स्क्वायर b स्क्वायर और i स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो a स्क्वायर plus b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये आपको फाइंड आउट करना है।
is the value of a square plus b square, that is 1. The second part is correct. एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल। ठीक है, यहाँ तक बात है सर। ये हमने साल को 10th क्लास में किया है। सेकंड पॉइंट भी आता था इसके बाद, इफ b is greater than equal to 0, greater than 0, greater than 0, then the roots are real and unequal। रियल होते थे और वो दोनों अब की बार इक्वल नहीं होंगे। यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तब हम कह सकते थे कि वो रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट हमने 10th क्लास में डिस्कस करा। लेकिन अब जो आपको 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए थे, ये कंपटीशन वाले जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो थर्ड पॉइंट आता था। थर्ड पॉइंट बताया तो गया था लेकिन वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। 10th क्लास 11th में एक्सप्लेन किया गया इसको। थर्ड में है इफ b is less than 0 then the equation has कैसे इमेजिनरी and unequal and unequal। अब यहाँ पर जो आता है वो वर्ड आता है इमेजिनरी और unequal। इक्वल तो यहाँ भी नहीं, लेकिन इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी में आप कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं वो यही से आया है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है हमारे सिलेबस में। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कराया गया क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो वहाँ पर, जैसे कोई आ गया आपके पास 2 + 3 आएगी, 2 - 3 आएगी, इसी तरह से यहाँ पर कुछ आएगा। चलिए इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इक्वल। ठीक है, यहाँ तक बात है सर। ये हमने साल को 10th क्लास में किया है। सेकंड पॉइंट भी आता था इसके बाद, इफ b is greater than equal to 0, greater than 0, then the roots are real and unequal। रियल होते थे और वो दोनों अब की बार इक्वल नहीं होंगे। यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तब हम कह सकते थे कि वो रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट हमने 10th क्लास में डिस्कस करा। लेकिन अब जो आपको 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए थे, ये कंपटीशन वाले जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो थर्ड पॉइंट आता था। थर्ड पॉइंट बताया तो गया था लेकिन वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। 10th क्लास 11th में एक्सप्लेन किया गया इसको। थर्ड में है इफ b is less than 0 then the equation has कैसे इमेजिनरी and unequal अब यहाँ पर जो आता है वो वर्ड आता है इमेजिनरी और unequal। इक्वल तो यहाँ भी नहीं, लेकिन इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी में आप कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं वो यही से आया है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है हमारे सिलेबस में। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कराया गया क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो वहाँ पर, जैसे कोई आ गया आपके पास 2 + 3 आएगी, 2 - 3 आएगी, इसी तरह से यहाँ पर कुछ आएगा। चलिए इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसको रखेंगे, अब सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय बेटा 2a माइनस द वैल्यू ऑफ b इज 3 बेटा, प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाय 2 into 1। एनी डाउट? पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको नहीं भी किया हुआ है क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर -3 को हमने एज इट इज रखा प्लस माइनस बी। अब इसको आप यह चाहें तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या? यस सर। Yes, sir. बता देना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करती है तो। मैंने इस -1 को अलग कर दिया -1 और 27 को मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया 3 into 3 2। आप चाहें तो क्योंकि इसका एक पेयर बन गया है तो ये 3 बाहर आ सकता है। Yes, sir. बाहर ले आते हैं इसको। क्या रह जाएगा बेटा? -3 प्लस माइनस इसकी जगह उठा करके रूट -1 की जगह उठा करके आई तो 3i कह देता हूं इसको 3i और इनटू √3 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं अलग अलग क्योंकि x की 2 वैल्यूज हैं यहां पर, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार तो x1 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं -3 प्लस 3 √3 into I divided by 2। दूसरा x2 यानी कि सेकंड वैल्यू -3 √3 into I divided by 2। इस तरह से ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई। दोनों वैल्यूज कैसी हैं? Imaginary and unequal. कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म है। ऐसा नहीं होता कि पहले सेट्स दिया तो सेट्स करा दो, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए हो गया बाबू। करो चलो मैं इधर तरफ कर लेता हूं -1 डिवाइडेड बाय 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 माइनस i into 2 √2 -1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई जिसे आपने x1 और x2 नाम दिया। कॉपी कर दो ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने कहा था कि 2 रूट्स होते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे बता सकते हो कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा यानी इसको आप कहते थे बेटा सम ऑफ द रूट्स। क्या बोलते थे सम ऑफ द रूट्स? अल्फा प्लस बीटा माइनस c अपॉन a माइनस b अपॉन a होता है। माइनस b अपॉन a। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x और a इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन ये होता है बेटा जो आप कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इनटू बीटा दैट इज कॉल्ड c अपॉन a। ठीक है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a। b क्या है आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ x। a क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x और c क्या है हमारे पास? कांस्टेंट का। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये सारी वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यदि हमारे पास किसी क्वेश्चन में हमसे कहे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तब कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो निकालेंगे कैसे? तो अल्फा और बीटा इसका स्क्वायर करके अल्फा बीटा का मान तो इसको क्या लिख सकते हैं? वही सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा सर माइनस 2 अल्फा बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा। देख लो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो गए। ये इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में किसी क्वेश्चन में पूछेगा ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
सेम यदि आपसे पूछा हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? हाँ बोलो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा। क्या लिखूं यहाँ पर? सर अल्फा क्यूब अल्फा की क्यूब अल्फा प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और इनटू अल्फा प्लस ये आता है क्योंकि फार्मूला है, आपने कुछ कहीं से कॉपी नहीं किया, प्रॉपर है फार्मूला। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला आपको बताया गया बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ab इनटू a प्लस कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। सो इस वाले स्टेप को उठा करके आप लेफ्ट साइड में लेंगे। क्यों ले हम इसी फॉर्म में क्यों रख रहे हैं ये सारी वैल्यूज? क्यों? रीजन क्या है, क्या कारण है कि हम इसी फॉर्म में ला रहे हैं अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन में जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं तो वो अल्फा प्लस बीटा ही आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फा बीटा ही आता है। इसलिए हम अपनी इन सब चीजों को इसी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाती है। डायरेक्टली कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं मिलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्योंकि ये वैल्यूज तो कॉमनली हमें दी हुई हैं, जब कोई भी इक्वेशन गिवन है तो ये वैल्यू तो गिवन हो गई आपको, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स ही कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके ये गिवन है आपको। और एक प्रॉब्लम और आएगी आपके पास, कहीं नहीं जाना, कहीं 6:30 से पहले कहीं किसी भी और अगर मना किया था ना आपने? नहीं सर, कल खाने में कल चला गया हैं? सर, दूर से आता हूँ ना सर, इसलिए। तो ये तो भी आपको वही बताएंगे, जैसे सर बताएंगे। प्रॉब्लम आएगी अब हमारी कि हमें अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा भी है हमारे पास, अल्फा बीटा भी है, सो अल्फा और बीटा सेपरेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक इक्वेशन और फाइंड आउट करनी पड़ेगी अल्फा माइनस बीटा की। सो अल्फा माइनस बीटा के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, बताएगा कोई? या एक काम करो ना, एक सेकंड लगाएंगे, अभी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो क्लियर हो जाएगा आपको। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं इसको? ऐसा कुछ कैसे करें? अब क्या रह गया, देखो यहाँ पर इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, कोई बात नहीं। इसका मीनिंग है बेटा आपके पास, यहाँ नोट नहीं करना इसको, आप इस स्टेप को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और जब मैंने इसको लिखा यहाँ पर तो इसका मीनिंग है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ पर तो होना चाहिए था -2 अल्फा बीटा है लेफ्ट में हमारे पास, तो ये भी तो -2 अल्फा बीटा बनना चाहिए। कैसे बने सर? -4 अल्फा बीटा। सर यहाँ पर हम क्या कर लें, -4 अल्फा बीटा यदि हम लिख दें तो देख लो ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं हो गए? हो गए इक्वल। हम इस स्टेप को ये लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर वही प्रॉब्लम इसी फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, और जब आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी तो इसकी हेल्प से हमारे पास अब अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। जो भी कुछ यहाँ पर स्क्वायर आया है आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, स्क्वायर की रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये इसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी पर बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको पहले। x square plus x plus 1 is equal to 0. Then find the value of alpha cube plus beta cube. Given है इक्वेशन आपको बेटा x square plus x plus 1 is equal to 0. इसकी हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से यदि आप चाहें तो
क्या करें, कंपेयर करा दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा के a इज इक्वल टू 1, b इज आल्सो 1 और c इज आल्सो 1. सो सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, माइनस b upon a. It means minus sign को as it is रखा. The value of b is 1 and a is also 1. It means you can say minus 1. So alpha plus beta is equal to beta -1. तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह लेता हूँ. फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है बेटा c upon a 1 upon 1. It means 1. So अल्फा बीटा की वैल्यू ही आपके पास 1 है. इसको आप सेकंड करें. आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मीनिंग होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मीनिंग हमने आपको बताया था. यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा. ये वैल्यू यहां पर उठा कर रख दीजिए आप. ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू का 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1. माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस 1 और ये आई थिंक प्लस का 3. सो ये आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई बेटा 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड ए, शो दैट द, अरे इंग्लिश समझ में आती नहीं, सम ऑफ द रूट्स. मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं समझता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती होगी, मैथ्स में नहीं होती आपको प्रॉब्लम. ये बेसिक चीजें हैं ये तो. आगे इंग्लिश में बोलोगे आप, साइन को साइन ही बोलोगे, क्या बोलते हैं जिया, और टेंजेंट को इस पर जिया, हम तो सब टैली बोलते हैं, मुझे तो है ही नहीं. हिंदी वाले वो वर्ड्स नहीं हैं, मैंने पढ़े हैं लेकिन ऐसा नहीं है, कोई वर्ड से नहीं. फाइंड ए, शो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा डाउट हो रहा है, प्लस 3a और इज इक्वल टू 0. ये प्लस और माइनस इसका समझ नहीं आ रहा. प्लस ये मे बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मे बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. Find a so that the sum of the roots of the equation may be equal to their product. क्या नहीं है इसका? ठीक करा ये लोग. Sum of the roots का मीनिंग अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू किसके दे रखा है आपको? प्रोडक्ट. ये इज इक्वल टू अल्फा बीटा दे रखा है क्वेश्चन में. ये कहना चाह रहा है फाइंड ए, ए की वैल्यू निकालो, जबकि आपको दिया हुआ सम ऑफ द रूट. सम ऑफ द रूट्स को नॉर्मली हम अल्फा प्लस बीटा से नोट करते हैं, वो निकाल देंगे. अभी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास, कुछ आ जाएगा, और वो अल्फा प्लस बीटा मे बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के इक्वल है. इट मींस सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of given quadratic equation. So alpha plus beta की वैल्यू यहाँ पर आपको given है बेटा minus b upon a. So minus the value of b is, b की वैल्यू 2 और coefficient of x square a ही रखा है इसमें, a ही रखेंगे आप. So alpha plus beta यानी कि इसको ही तो कह रहे हैं हम sum of roots.
सम ऑफ Yes, द sir. रूट्स। ये गिवन है आपको -2/8। अब आती है बात प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या कहते थे आप? अल्फा क्या होता था फार्मूला? C की वैल्यू गिवन है, देखो क्वेश्चन में 3a डिवाइडेड बाय a। इट मींस ये आपके पास कितनी आ गई बेटा? 3, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है आपको यहां पर 3। इसको आपने कहा है प्रोडक्ट ऑफ द। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है बेटा कि सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू दे रखा है। गिवन है, ये आपने अपने पास से नहीं लगाया, होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं जो गिवन कंडीशन है। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी -2/a आई थी बेटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी आपके पास 3। सो -2 इज इक्वल टू 3a, therefore a will be equal to -2/3। Read out. No, sir. Okay. 4 is 4. While the equation x square plus ax plus 8 is equal to 0, has equal roots। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछूंगा मैं। इक्वल रूट्स, देन फाइंड b। क्या करें बेटा? ये मेरी हेडेक नहीं है, आप 6:30 से पहले मैंने उनको छोड़ दो, हम क्या कर रहा है। If one roots of the equation this is 4, इस इक्वेशन का एक रूट 4 आपको दे रखा है। इस इक्वेशन, ये जो वाली ये इक्वेशन है, ये इक्वल रूट्स रखती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या करेंगे? सर